Hello students. In previous video we studied about the North Indian kingdoms and Deccan kingdom. In this video we study about the South Indian kingdom. In South India, Pallavas, Pandyas and Cholas are famous. There were a constant struggle for the supremacy amongst them. इनके बीच में हमेशा आपस में struggle चलता रहा. First, the Pallavas. Pallavas ruled the North India during the 6th century and 8th century. 6th century से लेकर 8th century के बीच का इनका शासन था. Their capital city was कांची. इनकी जो capital city थी वो कांची थी. Pallavas were great patron of art and architecture. Mahendra Varman and Narsingh Varman were the most powerful ruler. Next, the Pandyas. The Pandyas ruled the region अराउंड प्रेजेंट डे मदुरई. इनका जो शासन था वो आज का जो मदुरई एरिया है उसके आसपास था. विच वॉज द कैपिटल, जो इनकी कैपिटल हुआ करती थी. नेक्स्ट किंगडम द चोलास. चोलास काफ़ी फेमस किंगडम था. द चोलास स्टैब्लिश्ड अ पावरफुल एम्पायर इन साउथ इंडिया एंड दैट इज़ वाई दे आर नॉन एज द इम्पीरियल चोला. जो इन्होंने अपना एम्पायर इस्टेब्लिश किया था वो साउथ इंडिया में इस्टेब्लिश किया था और इसके लिए और वो काफ़ी बड़ा एम्पायर था, इसलिए इनको कहा जाता है इम्पीरियल चोलास. दे रूल इन साउथ इंडिया फॉर नियरली 4 सेंचुरीज. इन्होंने लगभग 4 सेंचुरी तक शासन किया था. तंजौर, नाउ कॉल्ड द तंजावुर, वॉज देयर कैपिटल. तंजौर जो इनकी कैपिटल थी, जो आज तंजावुर के नाम से जानी जाती है. विजयलया वॉज द फर्स्ट चोला रूलर. विजयलया जो थे उनके फर्स्ट चोला रूलर थे. इसके अलावा जो इनके फेमस रूलर थे उसमें थे राजा राजा चोला, जिन्होंने 985 सेंचुरी से लेकर 1016 सेंचुरी तक शासन किया था. राजेंद्र चोला ऑल्सो कॉल्ड राजा राजा चोला ऑल्सो कॉल्ड द राजा राजा फर्स्ट. राजा राजा चोला जो थे वो राजा राजा फर्स्ट के नाम से भी जाने जाते थे. वॉज ए ब्रिलियंट कमांडर. ये एक अच्छे कमांडर थे. ही डिफीटेड द पांड्याज एंड चेराज. इन्होंने पांड्याज और चेराज को हराया था. ही बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग नेवी टू कंट्रोल ट्रेड अलॉन्ग द कोस्टल एरियाज. इन्होंने अच्छी नेवी, जो जल सेना थी वो बनाई थी, जो कोस्टल एरियाज के आसपास थी, जो कोस्टल एरियाज पे कंट्रोल द ट्रेड, जो कंट्रोल करती थी व्यापार को कोस्टल एरियाज के. नेक्स्ट जो पावरफुल रूलर हैं वो हैं राजेंद्र चोला, जिनका शासन था 1016 से लेकर 1044 तक. मतलब राजा राजा के बाद कौन शासक बने? राजेंद्र चोला. इसका मतलब क्या? राजेंद्र चोला वॉज अ राजा राजा सन. वो उनके क्या थे? पुत्र थे. हिज आर्मी डिफीटेड द चेरास, द चालुक्यास एंड मार्च एज फार नॉर्थ एज मॉडर्न डे वेस्ट बंगाल. जो इनकी आर्मी थी उन्होंने चेरास को हराया था, चालुक्यास को हराया था और वो काफ़ी आगे बढ़ी थी नॉर्थ में, जो कि आज का टाइम है वेस्ट बंगाल में. वेस्ट बंगाल तक ये इन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया था, या यूं कहें वहाँ तक कि इनकी आर्मी ने यहाँ तक के राजाओं को हरा दिया था. वेयर ही डिफीटेड द पालास. After this victory, Rajendra Chola called himself गंगाई कोंडा चोला. इन्होंने अपना नाम क्या दे दिया, उपाधि क्या दे दिया अपने आप को? गंगाई कोंडा चोला. विच मीन वन हु कॉन्कर्ड प्लेस अप टू द रिवर गंगा. जिसका मतलब क्या हुआ? वो जिसने कि गंगा रिवर के आसपास का प्लेस भी जीत लिया. ही ऑल्सो built new capital near Tanjore, called it गंगाई कोंडा चोलापुरम. इनकी कैपिटल का नाम इन्होंने क्या दिया? गंगाई कोंडा चोलापुरम. तो क्वेश्चन बनता है कि भाई राजेंद्र चोला ने अपनी कैपिटल का नाम क्या दिया, या कौन सी कैपिटल बिल्ड की? विच कैपिटल ही बिल्ट इट? तो गंगाई कोंडा चोलापुरम. और राजेंद्र चोला ने कौन सी उपाधि ली, या उन्होंने अपने आप को क्या, विक्ट्री के बाद उन्होंने अपने आप को क्या कहलाना पसंद किया? तो गंगाई कोंडा चोला. इनका एडमिनिस्ट्रेशन, द चोला एडमिनिस्ट्रेशन
द चोला एडमिनिस्ट्रेशन वॉज वेल ऑर्गेनाइज, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफ़ी अच्छा था. द किंग वॉज द हेड एंड assisted by the minister, and they had very efficient army force consisting of cavalry, infantry, elephant and good navy. इनकी आर्मी में कैवलरी, इन्फेंट्री, एलिफेंट्स और गुड नेवी के आर्मीज हुआ करती थी. द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू मंडलम एंड वलांडूज. इनकी जो एम्पायर थी वो मंडलम में और वलांडूज में, प्रोविंसेस या डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं इसको, उसमें बटी हुई थी. द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कैरिड आउट बाय विलेज असेंबली कॉल्ड उर सभा एंड नगरम. जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता था वो चलता था विलेज असेंबली के थ्रू. जो विलेज, इनकी सबसे छोटी यूनिट जो होती थी एडमिनिस्ट्रेशन की, उसमें असेंबली के थ्रू चलता था. तो उर, सभा और नगरम 3 टाइप की असेंबलीज होती थी. उर वॉज द विलेज असेंबली, उर में जो विलेजेस होते थे उनकी असेंबली होती थी. सभा वॉज द असेंबली ऑफ लर्न पीपल, सभा जो होती थी वो असेंबली होती थी लर्न पीपल. मतलब उस समय में हम कह सकते हैं ब्राह्मण जो थे वो लर्न पीपल में आते थे, तो उनकी सभा ये कहलाती थी. नगरम कंसिस्टेड ऑफ मर्चेंट्स, नगरम में थे मर्चेंट्स मतलब व्यापारी लोगों, व्यापार और ट्रेडर्स, आर्टिशन की जो असेंबली होती थी वो नगरम कहलाती थी. तो अगेन हियर इज वन क्वेश्चन, व्हाट इज नगरम, what is Ur, what is Sabha, then you have it answer. Next, the Chola society. Brahmins were respected a lot as they were learned. ब्राह्मण्स जो थे वो काफ़ी रेस्पेक्टेड थे क्योंकि वो काफ़ी उनको पढ़ा लिखा माना जाता था. नेक्स्ट टू देम द मर्चेंट वर रेस्पेक्टेड. उसके बाद मर्चेंट जो कि व्यापारी थे उनकी काफ़ी रेस्पेक्ट होती थी बिकॉज ऑफ देयर वेल्थ. व्यापारी लोग थे, उनके पास पैसा बहुत सारा था, इसलिए उनकी रेस्पेक्ट काफ़ी होती थी. द चोला लिटरेचर. चोला जो लिटरेचर का समय था उसमें कई ग्रंथों का अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेशन किया गया था. Many literary and religious work were translated from Sanskrit into Tamil. संस्कृत से तमिल में ट्रांसलेट किए गए थे. तेलुगु एंड कन्नड़, तेलुगु में और कन्नड़ में भी चेंज किया गया था. कंबन रामायण जो थी वो लिखी गई थी. कंबन द ग्रेट राइटर ऑफ दिस पीरियड हु रोट द रामायण इन तमिल, जिसको कंबन रामायण भी कहा जाता है. द महाभारत वॉज ट्रांसलेटेड इनटू तेलुगु. महाभारत को तेलुगु में ट्रांसलेट किया गया था. टेम्पल आर्किटेक्चर. टेम्पल्स बिकम द सेंटर ऑफ लाइफ ड्यूरिंग द चोला रीजन. टेम्पल जो थे वो सेंटर ऑफ लाइफ ड्यूरिंग द चोला region. They were not only place of worship but also a center of economic, political and कल्चर एक्टिविटी. ये जो जगह थी वो सिर्फ वो नहीं जगह नहीं थी जहाँ पर कि पूजा की जाए, बाकी ये जबकि ये जगह वो भी थी जहाँ से इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चर एक्टिविटीज़ को किया जाता था. द चीफ फीचर ऑफ द चोला टेम्पल इज़ द विमन और द टावर. उनका जो चीफ फीचर होता था, जो मुख्य फीचर होता था, वो उनका टावर होता था. द बृहदेश्वरा टेम्पल बिल्ड बाय राजा चोला comprises 13 stories and it's crowned by a single block of granite. समझ में आ रहा है कि उनका टावर जो था वो काफ़ी 13 स्टोरीज़ का मतलब 13 मंजिले का वो बना हुआ है और उसके ऊपर जो ब्लॉक बना हुआ है वो एक सिंगल ग्रेनाइट का बना हुआ है. अब यहाँ तक तो हमने देखा कि कौन कौन से एरिया में कौन कौन से किंगडम हुआ करते थे. उसके बाद उसी समय में क्या हो रहा था, टर्किश इन्वेजन मतलब तुर्क की तरफ से आक्रमण शुरू हो रहा था. द राजपूत वर कॉट अनअवेयर बाय द तुर्क्स एंड अफगान्स हु इन्वेडेड इंडिया टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 10th century AD. जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया या भारत को लूटने आए थे 10th सेंचुरी के लास्ट में. उसी में कुछ रूलर्स का नाम आता है जो अफगान से आए थे. उसमें थे द गजनविद्स. फ्रॉम 1000 ऑनवर्ड्स मैनी इन्वेडर्स एंटर इंडिया अक्रॉस द माउंटेन पासेस इन द नॉर्थ वेस्ट. महमूद द रूलर ऑफ गजनी led the first series of invasion. महमूद ऑफ गजनी
महमूद वॉज द रूलर ऑफ गजनी नाउ इन अफगानिस्तान। वो गजनी का रूलर था जो कि अभी अफगानिस्तान में। ही नीडेड अ लार्ज आर्मी टू मेक गजनी द मोस्ट पावरफुल किंगडम इन द रीजन। वो क्या चाहता था? वो चाहता था कि गजनी की जो आर्मी है वो बहुत पावरफुल बने उनके आसपास के रीजन में। गजनी किंगडम की जो आर्मी है वो काफ़ी पावरफुल बने। इसके लिए वो क्या चाहता था? ही हैड हर्ड अबाउट द वेल्थ ऑफ द किंगडम ऑफ सदर्न इंडिया। उसने सुना था साउथ इंडिया के किंगडम, साउथ इंडिया की वेल्थ के बारे में, पैसे के बारे में सुना था। मतलब वो आया यहाँ किस लिए था? भारत को लूटने ही आया था। सो ही डिसाइडेड टू रेड इंडिया टू कलेक्ट मनी टू रेज अ लार्ज आर्मी। और अपनी आर्मी को बढ़ाने के लिए उसने यहाँ पर रेड करना या आक्रमण करने की सोची। इन ए स्पान ऑफ 26 ईयर, मतलब लगभग 26 साल तक उन्होंने अपने यहाँ पर आक्रमण किया। 1000 से लेकर 1026 तक, 1000 से लेकर 1026 तक ईयर्स तक उसने हमारे यहाँ 26 ईयर्स तक उन्होंने क्या किया? यहाँ पर आक्रमण किया। महमूद इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स। महमूद ने इंडिया को कितने टाइम्स इन्वेड किया, आक्रमण किया या लूटा? 17 टाइम्स। हिज अर्ली रेड्स वर अगेंस्ट द हिंदुशाही रूलर्स ऑफ पंजाब। He defeated Jaipal and Anandpal and got a large tribute from them. He also attacked the rich temple towns of India. He raided Mathura and Kannauj in 1018 and Somnath in 1026. The Somnath Empire in temple in Gujarat and stripped of all its wealth. Even the precious stone embedded in the temple walls were taken out. सोमनाथ की ये सारी संपत्ति लूट कर ले गया था जो भी टेम्पल में थी। इवन वॉल्स पे जो प्रीशियस स्टोन लग रहे थे वो भी ये यहाँ से लूट के ले गया था। महमूद कैरिड अवे ऑल द बूटी टू गजनी। सारा लूट का माल वो कहाँ ले गए? गजनी ले गए। जो साउथ इंडिया में इतना फेमस हमारे जो टेम्पल्स थे, जो काफ़ी रिच टेम्पल्स थे, वहाँ के जितनी भी धन दौलत थी वो लूट के गजनी ले गए। वेयर ही बिल्ट अ ब्यूटीफुल मॉस्क्यू, लाइब्रेरी एंड म्यूज़ियम। हमारे यहाँ का पैसा लूट के ले गया और अपने यहाँ पर इसने क्या किया? ब्यूटीफुल मॉस्क्यू, लाइब्रेरी और म्यूज़ियम बना दिए थे। उसके बाद आते हैं गौरिड्स। गौरिड्स जो थे, गजनीज के बाद कौन आते हैं? गजनवीज के बाद आते हैं गौरिड्स। लाइक गजनी, गौर वॉज ए स्मॉल किंगडम इन प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का एक स्मॉल किंगडम है। महमूद गजनी हैड डिफीटेड द रूलर ऑफ गौर एंड हैड मेड हिम हिज वेसल। महमूद गजनी जो थे उन्होंने गौर के रूलर को हरा दिया था और अपने जागीरदार उन्होंने उसको बना दिया था। वेसल का मतलब होता है जागीरदार या सामंत या मंत्री कह दो। आफ्टर महमूद्स डेथ हाउएवर द गजनविड्स बिकम वीक। महमूद की डेथ के बाद गजनविड्स वीक हो गए। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, उसका फ़ायदा उठाया गौरिड्स ने और मुइजुद्दीन मोहम्मद मेड गौर इंडिपेंडेंट वंस अगेन। और फिर से उन्होंने क्या किया? मोहम्मद ने इंडिपेंडेंट बना लिया। ही ऑल्सो अनेक्स्ड ऑल गजनविद टेरिटरीज। उन्होंने गजनविद्स की सारी टेरिटरीज़ को हथिया लिया था। और मुइजुद्दीन मोहम्मद इज़ पॉपुलरली नॉन एज द मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के नाम से ये पॉपुलरली जाने जाते हैं। तो मोहम्मद गौरी जो थे, हाँ यूँ कह सकते हैं कि मोहम्मद गौरी जो थे उन्होंने यहाँ पर मुस्लिम शासन की शुरुआत कर दी थी। क्योंकि इससे पहले जो गजनवीज आए थे वो तो सिर्फ हमें लूटने आए थे। ये लूटने के साथ साथ इसने हमारे यहाँ पर शासन स्थापित कर लिया था। मोहम्मद गौरी वॉज जनरल अंडर द गौरी डायनेस्टी। गौरी डायनेस्टी में ये जनरल था। गौर इज़ इन अफगानिस्तान, हमने पहले ही पढ़ा, वॉज ए वैसल स्टेट ऑफ द गजनी एम्पायर। वैसल स्टेट मतलब जागीरदार थी, जागीरदारी थी या यूँ कहे कि एक एरिया था गजनी एम्पायर में। महमूद गौरी बिकम अ गवर्नर ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ गजनी। मोहम्मद गौरी जो था वो गजनी का प्रोविंसेस का गवर्नर बना था। ही देन कॉन्कर्ड मुल्तान, पेशावर एंड लाहौर। उसने मुल्तान को, पेशावर को, लाहौर को कॉन्कर्ड किया था। दैट बॉट हिम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद पृथ्वीराज चौहान। हमने पढ़ा था पृथ्वीराज चौहान से दिल्ली में इसकी वजह से इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और वो सारे जो तराइन के युद्ध हुए थे वो हमने पहले देख लिए पृथ्वीराज चौहान में। पृथ्वीराज इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन
in AD 1192 and established the beginning of Muslim rule in India after the defeating of पृथ्वीराज चौहान. पृथ्वीराज चौहान के हारने के बाद मुस्लिम रूल शुरू हो गया था इंडिया में. कॉजेज ऑफ डिफीट ऑफ द इंडियन रूलर्स. भारतीय शासकों के हारने का क्या कारण था. भाई वहाँ हमारे शासक जो कहते हैं बहुत साहसी हैं ये हैं, तो हम हारे किस कारण से. तो पहला हारने का कारण जो था वो था उनके पास हमारे पास हमसे ज़्यादा अच्छे वेपन नहीं थे, पर उनके पास अच्छे घोड़े थे. जहाँ वो घोड़ों के साथ घोड़ों की सेना उनके पास थी, वहीं हमारे पास सिर्फ एलिफेंट की सेना थी. जहाँ घोड़े बहुत तेज़ होते हैं, एलिफेंट क्या होते हैं, काफ़ी स्लो होते हैं. इसके अलावा उनके जो तीरंदाज थे या फिर यूँ कहें आर्कर्स थे, वो काफ़ी स्किल्ड थे. मुस्लिम रूलर वर एफिशिएंट एंड गुड कमांडर. और मुस्लिम रूलर काफ़ी एफिशिएंट और गुड कमांडर भी थे. द तुर्क्स वर वेल ट्रेन. जो तुर्क्स के लोग थे वो काफ़ी ट्रेंड थे. द इंडियन रूलर वर नॉट यूनाइटेड एंड डिड नॉट हैव द कॉमन प्लान एक्शन. उनके जो यूनाइटेड नहीं थे, एकजुट नहीं थे, इस वजह से भी उनका एकता की कमी होने के कारण भी हम हार गए थे. अल-बरूनी who came to India as a traveler has given a report about the society and his observation. He wrote a book on India called the Kitabul Hind. उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसको कहा जाता है किताबुल हिंद. However, the invasion had its impact on the society. It led to intermingling of culture and tradition. इन्वेंशन का जो आक्रमण हुआ था, इन्वेजन हुआ था, उसकी वजह से इंटरमिगलिंग मतलब मिलना शुरू हो गया था कल्चर का और ट्रेडिशन का, परंपराओं का और संस्कृति का आपस में मिलना शुरू हो गया था. एंड इट आल्सो पेव्ड वे फॉर द स्प्रेड ऑफ इस्लामिक कल्चर. और इसके साथ ही आक्रमण के साथ ही जहाँ कल्चर और ट्रेडिशन आपस में मिलने लगे थे, दोनों ही मुस्लिम और हिंदू कल्चर आपस में मिलने लगे थे, वहीं मुस्लिम कल्चर जो इस्लामिक कल्चर था उसने यहाँ पर अपना पाँव पसारना शुरू कर दिया था. आई होप यू एंजॉय द चैप्टर. डू द एक्सरसाइज एंड कंप्लीट योर होमवर्क. थैंक यू.